नमस्कार दोस्तों, मैं पीएमसी हरियाणवी की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। संगीता मैम, मैं आपका भी हृदय से स्वागत करती हूँ। नमस्कार मैम। नमस्ते। तो मास्टर्स, हम जैसे अभी पुराने अध्याय में तायशा की यात्रा को सुन रहे हैं, तो अब आगे देखते हैं कि उसकी यात्रा कैसे जाती है जो वो रिकैप्चुलेशन करती है। किस तरह तायशा रिकैप्चुलेशन करती है और क्या क्या होता है उसकी यात्रा में। तो चलिए आज का अध्याय हम शुरू करते हैं। तायशा बताती है कि उसको कई हफ्ते लग जाते हैं सूची बनाने में। मैंने पूरे एकांत और मौन में सूची बनाने का काम किया। मैं और क्लारा खाने की मेज पर ही मिलते थे। हमारे बीच में बहुत ही कम बात होती थी। जब तायशा ने सूची तैयार कर ली, तब क्लारा तायशा को गुफा में लेकर जाती है शाम के समय। और क्लारा बताती है कि इस महत्वपूर्ण कार्य को करने के लिए शाम का समय जो है सबसे उत्तम है। क्लारा बताती है गुफा के द्वार पर खड़े होकर कि तायशा, सूची में से एक ही व्यक्ति को लो और उसके साथ सभी अनुभवों को याद करके रिकैप्चुलेशन की क्रिया को करो। तायशा लिस्ट को लेकर गुफा में जाती है और रिकैप्चुलेटिंग करना एक बहुत ही मेहनत का काम था। वो अपने अतीत को याद करके थोड़ा घबरा जाती है, क्योंकि उसमें उसको लगता है कि मुझे अपनी सारी पुरानी बातें याद करनी पड़ेंगी। तो उसको लगा वो पेन और वो जिनको भूलना चाहती थी, तो उसको लगता है कि ये बहुत मुश्किल काम है मेरे लिए। पर जब वो उसका अभ्यास करती है तो अनुभव करती है कि वो वैसे ही वो उन यादों से डर रही थी, क्योंकि उनका सामना करके वो अपने आप को मजबूत और आशावादी महसूस करने लगी। क्लारा एक दो बार घर से रहस्यमय तरीके से घर से गायब हो जाती है। घर में सिर्फ तायशा और मैनफ्रेड ही होते हैं। तायशा क्लारा से पूछती है कि तुम्हारे रिश्तेदार कब वापस आएंगे। क्लारा कहती है जल्दी ही आ जाएंगे, पर तुम इतना उत्सुक क्यों हो उनसे मिलने के लिए। तायशा कहती है कि मुझे नहीं पता कि मैं उनसे मिलने के लिए क्यों इतनी उत्सुक हूँ, पर यहाँ इस विशाल घर में मुझे बहुत अजीब सी भावनाएं और विचार आ रहे हैं। क्लारा, कैसे विचार और भावनाएं तुमको परेशान करते हैं तायशा? तायशा बोलती है कभी कभी मेरे को ऐसा लगता है कि बरामदे में कोई है और मेरे को कई आवाजें भी सुनती हैं, और वो मेरे को हमेशा ये आभास होता रहता है कि मुझे कोई देख रहा है, पर जब मैं इधर उधर देखती हूँ तो कोई भी नजर नहीं आता। क्लारा, इस घर में, जमीन में और इस पूरे क्षेत्र में पहाड़ों में जादू है, क्लारा उसको बताती है। इसलिए हमने यहीं पर रहने का चुनाव किया है। क्लारा की बातें तायशा को थोड़ी सी अजीब लगती हैं। क्लारा कहती है कि मैं तुमसे इस उम्मीद से बात करती हूँ कि शायद तुम मेरी बातों को समझोगी, पर मैं हर बार निराश हो जाती हूँ। मैं तुमको आश्वासन देती हूँ कि जल्दी यहाँ कुछ समय के बाद मेरी सभी रिश्तेदारों से तुम्हारा संपर्क होगा और वो भी इसी तरह की बातें करेंगे। तुम ऐसा मत सोचो कि हम व्यर्थ की बातें कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो तुम्हें समझ नहीं आ रही है। तायशा क्लारा से कहती है मेरे को यहाँ घर थोड़ा अजीब लगता है। ये घर मेरे को वास्तविक में घर जैसा लगता ही नहीं है। तो क्लारा तायशा से कहती है कि ये घर विज्ञान के आधार पर नहीं बना हुआ है, ये असाधारण इरादे यानी इंटेंट का घर है। मैं तुमको अभी नहीं बता सकती हूँ, पर इस घर को बनाने में हमारा क्या उद्देश्य है। क्लारा बताती है कि मैं तुमको उस व्यक्ति के बारे में बताती हूँ जो मेरे इस घर में होने के लिए जिम्मेवार है, और अप्रत्यक्ष रूप से वे आपके साथ मेरे संबंध के लिए भी जिम्मेवार है। उनका नाम जूलियन है। इतने श्रेष्ठ व्यक्ति से शायद मैं अपनी जिंदगी में कभी ही मिली होंगी। वो ही मुझे यहाँ पर लेकर आए थे। तायशा, पर ये तो तुम्हारा खानदानी घर है। क्लारा, यहाँ पर सब अलग अलग हैं, हम 5 पीढ़ियां से यहाँ पर हैं, पर तुम जैसे पहले से ही जानती हो कि मैनफ्रेड असली डॉग नहीं है, और ये घर भी दूसरे घरों की तरह असली घर नहीं है। तुम समझ रही हो ना मैं क्या बता रही हूँ? और तुमको ये सब समझने के लिए अपने आप को बदलना होगा, और तुम इस घर में अपने आप को बदलने के लिए ही आई हो। और बदलने का मतलब है कि जिस दिन तुम अपनी
अमूर्त उड़ान यानी अब्स्ट्रैक्ट फ्लाइट को भरने के लिए तैयार हो पाओगी, उस दिन तुमको सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। जैसे मैंने जो एक्सरसाइजेस तुमको बताई हैं, उसका मतलब ये है कि हर दम अपने दैनिक जागरूकता में डबल का हिस्सा बना रहे। मैंने जैसे पहले भी बताया था कि मन और शरीर का द्वैत एक विरोधाभास है। वास्तविक में विभाजन भौतिक शरीर के बीच में होता है, जो मन और इथर शरीर का निर्माण करता है, जो हमारी ऊर्जा का निर्माण करता है। जिस क्षण हमारा भौतिक शरीर अपने ऊर्जावान इथर के प्रति पूरी तरह से सचेत हो जाता है, तो हम निराकार में आ जाते हैं, जो जागरूकता का अलग ही क्षेत्र है। मैम, आप ये थोड़ा सा इसको पॉइंट को क्लियर करेंगे, भौतिक शरीर और इथर शरीर के बारे में, कि कैसे वो अवेयरनेस के साथ हम इथर शरीर को महसूस कर सकते हैं। यस, ये जो चैप्टर है ना, इतना वंडरफुल है मोनिका, क्योंकि जैसे तुमने अभी शुरू किया कि वो सूची बना रही है और उन लोगों के नाम लिख रही है जो तयशा की जिंदगी में आए, और जिंदगी में आने के बाद उनको चीट किया, वो दुखी हुई, उस दुख से निकली, और दुख से निकलने के बाद उसको ये महसूस हुआ कि शायद मैंने ये गलतियां की हैं और मैं अपने आप को जागरूक स्थिति में कैसे लेकर आऊं। और जैसे ही वो अब जैसे ही उसके अंदर इथरिक बॉडी के अंदर वो फीलिंग आई, एक एक उसके अंदर इंटेंट आया कि मैं अब बदलना चाहती हूँ, तो क्लारा उसको उसके सामने उसको मिलती है जब वो पेंटिंग्स और उसको व्यू कर रही होती है। तो वहां से अब वो ये सोचती जा रही है कि अब अगर मैं ये सूची बना रही हूँ, लिस्ट बना रही हूँ लोगों की जो मेरी जिंदगी में आए और जिन्होंने मेरे को जख्म दिया, और अब मैं उनको हील करना चाहती हूँ, तो क्लारा ने कहा कि तुम एक रिकैपिचुलेशन के माध्यम से और कुछ जो उन्होंने एक्सरसाइजेस बताई उसके माध्यम से तुम इस चीज को पार कर सकती हो। और फिर वो सूची बना रही है, और सूची बनाने के बाद क्लारा कहती है कि तुम एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में याद करो, और वो याद करने के बाद तुम फिर उसको याद करोगे, व्यू करोगे, और फिर रिकैपिचुलेशन की एक्सरसाइज करोगी, तो तुम फिर से उस मन की स्थिति में नहीं पड़ोगे जहां पे फिजिकल और जो इथरिक है, जो हमारा स्थूल शरीर और जो प्राण शरीर है, सेपरेट था, जहां पर मन अपना काम कर रहा था। और मन अपना काम क्यों कर रहा था? क्योंकि मैं अपनी प्राण शरीर को लेके सचेत नहीं थी, और सचेत नहीं थी इसीलिए मेरे फिजिकल बॉडी के ऊपर भी उसके इम्प्रिंट्स आ रहे थे। तो अब क्लारा उसको ये बता रही है कि जब तुम सचेत होते हो, सचेत यानी कि आपका जो प्राण शरीर है उसमें जो आपकी भावनाएं सचेत होकर आगे बढ़ती हैं, तब आप स्थूल शरीर के ऊपर उन इम्प्रेशंस को सही दे पाते हो। अब उसके बीच का एक पार्ट और जो तुम अभी बता रही थी, तो जैसे वो कहती है तयशा की ये तो मुझे घर ही नहीं लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत रहस्यमय है, और इसमें कुछ मुझे एनर्जीज फील होती हैं, कुछ लोग ऐसे फील होते हैं जो अदृश्य स्वरूप में रहते हैं, और मैनफ्रेड वहां पे रहता है, और मैनफ्रेड एक कुत्ता नहीं है, उसको वो एक मास्टर के रूप में अभी थोड़ा थोड़ा जानने लगती है। तो तयशा अभी एबिलर बनने की सीढ़ी के ऊपर चढ़ रही है। अभी वो एक साधारण तयशा थी जहाँ पे वो स्थूल शरीर और प्राण शरीर को सेपरेट कर रही थी, जहाँ पे उसकी दुख की वो खाई थी। अब क्लारा क्या करेगी आगे, कि क्लारा ये कहेगी कि देखो अब तुम्हें स्थूल शरीर को और अपने प्राण शरीर को कैसे बैलेंस करना है, और तुम जब इन दोनों को बैलेंस करते हो तब तुम कॉन्शियसनेस में रह पाते हो। तो हमारे चारों तरफ जो कॉन्शियसनेस है उसमें अगर तुम्हें गायब होना है एबिलर, अब तुम्हें गायब होना है, तो तुम्हें उस कॉन्शियसनेस में तुम्हें इनविजिबली और विजिबली, मतलब दोनों तरीके से दृश्य और अदृश्य रूप में तुम्हें ये कला सीखनी होगी कि तुम फिजिकल से अपने प्राणमय शरीर में यानी कि अपने सूक्ष्म शरीर में कैसे रहकर गायब हो सकती हो। क्योंकि वो बार बार तयशा उसको क्वेश्चन मार्क करी, मुझे तो लगता है कि तुम यहाँ पर रहती हो नहीं रहती हो मुझे तो पता ही नहीं लगता है, क्योंकि क्लारा क्या है, एबेलर है, और क्लारा को भी कौन लेकर आया?
वो उनके जो मेन एबलर थे, हेड थे, वो उनको यहाँ लेकर आए। सेम इसी तरह क्लारा अब तायशा को लेकर आई है। तो अब तायशा की जो जर्नी है वो एबलर की तरफ, यानी कि जादुई शक्तियां सीखना। और हर महिला को ये शक्ति सीखनी है, हर पुरुष को ये शक्ति सीखनी है कि अगर हम अवेयरनेस में अपनी जिंदगी को जीते हैं तो हम फिजिकल बॉडी के ऊपर, यानी कि स्थूल शरीर के ऊपर भी हम वही इम्प्रिंट्स देते हैं। और इन दोनों का बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आने वाले चैप्टर्स में वो ये बताएगी कि तुम खड़े हो जाओ और आप बैलेंस कर रहे हो, एंड हाउ टू डिसअपियर, और इसी कॉन्शियस वर्ल्ड में आप डिसअपियर हो रहे हो। तो इट्स अमेजिंग स्टोरी कि जिसको अगर हम पढ़ते हैं और उसके बाद फिर एक्सपीरियंस करते हैं, तो अवेयरनेस का पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज और कि वो ये कहती है कि अच्छा, जो इंटेंट है, इट इज द हाउस ऑफ इंटेंट, इट इज नॉट द हाउस ऑफ थॉट्स। तुम्हें ये तायशा चेंज करना पड़ेगा अपने आप को। तो ये इंटेंट मतलब कि आप माइंड से परे की बात कर रहे हो, जहां पे प्योरिटी है। तो इसीलिए आप जो एनवायरमेंट है ना, उसका भी इफेक्ट आता है पर्सन के ऊपर, कि आप अगर प्योर इंटेंट से रहते हो जिस घर में, उसमें ऑटोमेटिकली जो मास्टर्स हैं वो रहने लगते हैं। तो ये भी हमें सीखना है कि जहाँ पे आप प्योर इंटेंट से रहते हो वहां पर कोई ऐसा मास्टर के बगैर कोई घर ही नहीं है ऐसा। तो इसलिए उसको ये फील हो रहा है तायशा को कि ये तो तो इस प्रकार से हम अपनी जागरूकता में रहते हुए जो अपनी इथरिक बॉडी के ऊपर इम्प्रिंट्स दे रहे हैं, वो ही हमारी फिजिकल बॉडी के ऊपर एज ए एक्शन के फॉर्म में हमारे ऊपर आते हैं। ओके, तो वंडरफुल मोनिका, अमेजिंग। थैंक यू मैम। मुझे जैसे लग रहा है कि हम मनस और अहंकार से जब ऊपर उठ जाते हैं तो हम इंटेंट मतलब उस पावर को महसूस करते हैं, क्योंकि जहाँ ना हम मन और अहंकार में फंस रहे हैं तो हम वहीं पे घूमते रह जाते हैं बॉडी के अंदर ही। थैंक यू मैम, ब्यूटीफुल एक्सप्लेन मैम, थैंक यू सो मच। आगे तायशा सोचती है कि मुझे संदेह है कि मैं कभी इससे पार जा पाऊंगी, क्योंकि जिसको बताते हैं कि भौतिक शरीर और ऐतिक शरीर के बारे में, तो उसको लगता है, अपने पर डाउट आता है कि यार मैं कर पाऊंगी, मतलब इसके मैं फील कर पाऊंगी ये चीज। क्लारा कहती है रिकैप्चुलेशन के द्वारा बदलाव संभव है। ये हमारे पर ही निर्भर करता है कि हम उसी व्यवहार के साथ जी सकते हैं या इसको बदलने का इरादा रख सकते हैं कि उसे इससे पहले ये व्यवहार हमको पूरी तरह से फंसा ले। क्लारा कहती है कि हम अपने आप को बदलने के लिए 3 शर्तें हैं हमारे लिए। सबसे पहले हम अपने आप को बदलने के लिए किए गए निर्णय को जोर से बोले ताकि हम खुद ही उसको सुन सके। हमें अपनी जागरूकता को बहुत निष्ठा के साथ करना चाहिए। क्यों? बस हम ऐसे ही कुछ भी शुरू नहीं कर सकते बिना वचनबद्धता के, बिना, क्योंकि जब हम थोड़ा सा भी हतोत्साहित हो जाते हैं तो हम उसे छोड़ देते हैं। तीसरा, हमें अपने कार्यों के परिणाम को बिना किसी लगाव से देखना होगा। इसका यह मतलब है कि हम सफल या असफल होने के विचार से नहीं जुड़ सकते। अगर ये तीनों बातों का पालन करें तो तुम किसी भी अवांछित भावनाओं और इच्छाओं को बदल सकते हैं। तायशा सोचती है कि हम अपने आप को बदलना थोड़ा मुश्किल है। क्लारा कहती है कि तुम इन 3 चरणों का अनुसरण करोगी तो तुम अपने अंदर उन भावनाओं और इच्छाओं को भी बदल सकती हो जो तुमको जरूरत नहीं है। तायशा और क्लारा बहुत शांत होकर रसोई में खाना खाती हैं। तभी तायशा का ध्यान रसोई में रखे एक फिल्टर की तरफ जाता है। वो देखती है कि फिल्टर में से बूंद बूंद पानी को फिल्टर में से गिरते हुए देखा और उसने महसूस किया कि पुनरावृत्ति यानी रिकैप्चुलेशन के द्वारा भी धीरे धीरे सफाई की प्रक्रिया हो रही है, इस बूंद बूंद की तरह। तायशा अब और भी आशावादी और उत्साहित हो गई। उसने ये महसूस किया और अपने आप से कहने लगी कि शायद अपने आप को बदलना संभव था।
बूंद बूंद से शुद्ध बनना, विचार को देखना, उसको शुद्ध करना, ठीक वैसे ही है जैसे पानी फिल्टर से गुजर रहा है। मैंने देखा क्लारा अपने हाथों से टेबल क्लॉथ पर छवि बनाने लगी। मैंने सोचा शायद वो अपने हाथों से खरगोश या कछुआ बनाएगी, जैसे हम बचपन में करते थे। मैंने अपनी खामोशी को तोड़ते हुए क्लारा से पूछा कि तुम क्या कर रही हो क्लारा? क्लारा, ये बातचीत करने का एक तरीका है, लोगों के साथ नहीं, पर उस ऊर्जा के साथ जिसको हम इंटेंट या इरादा कहते हैं। क्लारा अपने हाथों से कुछ मुद्राएं बनाती है और वह बताती है कि इन विशिष्ट हाथ की स्थिति से हम अपने शरीर को ठीक करने या उसे मजबूत करने के लिए या अपने मूड और आदतों को बदलने के लिए उस शरीर में पर्याप्त ऊर्जा को खींच सकते हैं। क्लारा तायशा को कहती है, चलो हम कमरे में चलकर बैठते हैं। क्लारा अपनी कुर्सी पर बैठकर कुछ कढ़ाई का काम करने लगती है और तायशा उसको देखती है। क्लारा तायशा को देखती है और बोलती है कि तुम सोच रही होगी कि मैं अपना समय इस काम में व्यर्थ कर रही हूँ, पर यह काम मेरे आंतरिक शांति को प्रभावित नहीं कर सकता है। जानती हो क्यों? क्योंकि ये स्थिति, ये मनोभाव अपने मूल्यों को जानना कहलाता है। The attitude is called knowing your worth. जो भी कार्य आपको प्रसन्नता दे, आनंद दे, चाहे वो काम कोई भी हो, उदाहरण के लिए घूमना, कढ़ाई करना, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि उस समय आप वास्तव में अपने आप से जुड़े हुए होते हैं और आपका मन, शरीर, आत्मा एक ही साथ उस काम में एक रूप हो जाते हैं, यानी अलाइन हो जाते हैं। क्लारा तायशा से घुमा के प्रश्न पूछती है और खुद ही जवाब भी देती है कि तुम क्या सोचती हो कि मेरी वर्थ यानी मेरा मूल्य क्या है? बिल्कुल जीरो और शून्य है। मतलब क्लारा उसको बताती है, वो पूछती है कि तुम सोच रहे होगी कि मेरी वर्थ क्या है, पर मेरी वर्थ जीरो है। तो तायशा उसको बहुत हैरानी से देखती है। तायशा ने कहा, नहीं क्लारा, मेरे नजर में तो तुम बहुत शानदार और प्रेरणादायक हो। तुम ये कैसे कह सकती हो कि तुम्हारी कोई मूल्य नहीं है और कोई वर्थ नहीं है? क्लारा, ये तो बहुत सरल है कि जब तुम्हारी नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जाएं दोनों बैलेंस में है, संतुलन में है, तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं। इसका मतलब है कि तो यही हुआ ना कि मेरी कीमत यानी शून्य या जीरो है। मतलब ना मैं पॉजिटिव हूँ और ना मैं नेगेटिव हूँ, तो मैं न्यूट्रल हूँ, तो मेरी वैल्यू जीरो है। इसका एक और अर्थ भी है कि जब कोई मेरी आलोचना करता है तो भी मैं संभवतः परेशान नहीं होती, और ना ही जब कोई मेरी प्रशंसा करता है तो मैं बहुत खुश होती हूँ। तायशा, इसका क्या मतलब है? क्लारा, हम पुनरावृत्ति के द्वारा अपने विचारों और इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं। मैम, इसको आप थोड़ा सा बताइए, बहुत ब्यूटीफुल है इसमें मीनिंग। यस, इसमें दो उदाहरण लिए गए। जैसे पहले फिल्टर वाला, कि कई बार हमारे मन में धारणाएं बन जाती हैं, वृत्तियां बन जाती हैं कि हम बदलेंगे ही नहीं। जैसे हम कभी कभी उदाहरण के तौर पे बड़ों को, बुजुर्गों को कहते ये नहीं बदल सकता कभी भी। लेकिन यहाँ पर तयशा और क्लारा के बीच में जो संवाद चल रहा है, उसमें वो क्लारा हर एग्जाम्पल के माध्यम से, भले ही उसके कमरे में चाहे वो फिल्टर ही रखा है, वो भी एक शिक्षक की भांति उस तयशा को सिखा रहा है। क्योंकि वो एक कॉम्बिनेशन बना रहे हैं कि अच्छा, इधर से तयशा अपने अंदर सोच रही है कि क्या मैं पूरे तरीके से बदल सकती हूँ, क्या मैं अपने धारणाओं को बदल सकती हूँ जिन दुख से मैं निकली हूँ। तो उधर से वो फिल्टर को देख रही है और पानी बूंद बूंद करके प्यूरिफाई हो रहा है। तो अब उसके मन में एक आता है कि अच्छा, जैसे पानी प्यूरिफाई हो रहा है, ऐसे मैं भी रिकैपिचुलेशन वाली टेक्निक से और जो एक्सरसाइजेज है उन टेक्निक से मैं प्यूरिफाई अपने आप को कर सकती हूँ। तो अब उसको एक मजबूती मिलती है अपने उस विचार को। तो एक तो फिल्टर का एग्जाम्पल बहुत अच्छा इसमें दिया। दूसरा जीरो बनने वाला बिल्कुल सही है कि
अब जो आगे का जो चैप्टर आएगा, उससे आगे के जो चैप्टर्स हैं, उसमें जब आप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को बैलेंस करते हैं, मान लो एक एक ऊपर है और एक फ्रीक्वेंसी नीचे है, या एक फ्रीक्वेंसी इधर से ऊपर है और नीचे है, तो ये दोनों बैलेंस नहीं होते तो आप न्यूट्रल नहीं हो सकते, न्यूट्रल नहीं हो सकते तो डिसअपियर नहीं हो सकते। जो यहाँ पे एपिलर जो मेन बताया लास्ट में कि तैशा भी कैसे चली जाएगी, गायब होना सीखती है, तो कहने का मतलब सिंपल ये बताया है कि एक साधारण जो व्यक्ति है, जो महिला है या पुरुष है जो घर में रहते हैं, उनको अपनी दोनों एनर्जीज को बैलेंस करके रखना चाहिए। पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब ये है कि आप जब कोई प्रेज करता है, जैसे उन्होंने उदाहरण दे दिया कि तब भी आप ठीक हैं, कोई आपकी बुराई करता है तो भी आप ठीक हैं, तो आप न्यूट्रल होकर अपनी ऊर्जा को सही दिशा में चैनल करते हैं। अब ना वो इधर बिखर रही है ना वो इधर बिखर रही है, आपकी वो चैनलिंग हो रही है और आप न्यूट्रल होकर अपनी ऊर्जा को अपवर्ड डायरेक्शन में ही रखते हैं। तो ये उन्होंने बताने की कोशिश की है अभी, मतलब कुछ पॉइंट्स में, कि भाई तैशा तुम्हें ये बातें अब सीखनी है। और तीसरी बात जो बताई कि जब आप 3 पॉइंट्स जो बताए कि आप जब किसी भी चीज को करते हो तो आपके अंदर संकल्प शक्ति होनी चाहिए। आप इस एनवायरनमेंट को बता दो कि मैं क्या करना चाहती हूँ। जब आप वो बताते हो तो वो जो संकल्प शक्ति से जो वाइब्रेशंस निकलती हैं आपके चारों तरफ, तो वो यूनिवर्स भी उस बात को सुनता है कि यस ये होना है। और जब आप 100% किसी काम को करते हो तो वो काम निश्चित तौर पे होके ही रहता है। अदरवाइज हम क्या करते हैं नॉर्मल जिंदगी में, क्योंकि हम शायद आध्यात्मिकता को समझते नहीं है, आध्यात्मिकता को हम इतना ही समझते हैं कि आंखें बंद की, पूजा करी, भगवान जी के आगे चरणों में हमने नतमस्तक हुए, तो ये नहीं। ठीक है, भगवान जी तो परमात्मा बन गए, लेकिन हमें भी तो परमात्मा बनने के लिए वैसे ही गुणों को धारण करना पड़ेगा, जो क्लारा तैशा को सिखा रही है कि अब तुम्हें वो सीखना है कि जो ये चारों तरफ चेतनता है उसको कैसे तुम बैलेंस करो। तो इसके लिए तुम्हें अब बोलना होगा कि हाँ मैं रिकैपिचुलेशन कर सकती हूँ, मैं ये प्रैक्टिस करने से अपने आप को बदल सकती हूँ। तो वो यूनिवर्स सुनता है, यूनिवर्स लिसन्स, सुनता है कि अब मैं तुम्हारे साथ हूँ, अब तुम करो, तुम 100% सक्सेस होगी। तो ये बातें उन्होंने बड़े बहुत खूबसूरती से क्लारा तैशा को बता रही है। वंडरफुल वंडरफुल। क्लारा की बातें सुनकर तायशा अपनी पुरानी यादों में चली जाती है, जो कि काफी दर्द भरी थी, और वह रोने लगती है। क्लारा एकदम अपनी कुर्सी से उछलकर तायशा के पास जाकर खड़ी हो जाती है और उसके कान में धीरे धीरे बहुत जोर से कुछ कहती है कि इस घर में अपने आप पर दया करने की इजाजत नहीं है, और अगर तुम ऐसा करोगे तो ये घर तुमको अस्वीकार कर देगा। जैसे ही उसने मुझे ऐसे बोला तो मैं एकदम शांत हो गई, कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। क्लारा उसको स्वतंत्रता के महत्व के बारे में बताती है। वो बताती है कि असली स्वतंत्रता हमारे लिए मानव स्वरूप से मुक्ति है, यहाँ तक कि निर्वाण भी एक मानव अवस्था है जिसमें आनंद भी देह से मुक्त है। फिर तायशा अपने बारे में क्लारा से कहती है कि सारा जीवन मेरे में मानवीय प्रेम और समझदारी की कमी का आरोप लगता रहा, और मेरे को हमेशा ये कहा गया कि मैं सबसे ठंडी प्राणी हूँ जिसमें कोई भी भावना नहीं है। तायशा फिर से अपने आप पर तरस खाकर रोने लगती है, तो क्लारा एकदम फिर से उसको संभाल लेती है। क्लारा ने कहा कि मानवता से मुक्ति होना यानी अपने मनुष्य की पहचान से मुक्त होने का मतलब ऐसा नहीं है कि जिसमें प्रेम और करुणा ना हो। तायशा कहती है, क्लारा मुझे नहीं लगता कि मैं कभी भी स्वतंत्र हो सकती हूँ। मेरा मन ना तो इसको स्वीकार कर रहा है और ना ही इस पर विश्वास कर रहा है। क्लारा तायशा से कि तुम मेरा विश्वास करो, जो मैं बातें आज मैं तुमको बता रही हूँ यही बातें तुम भी कल किसी और को समझाओगी। उसका पूरा यकीन था कि ऐसा ही होगा। जब तुम रिकैपिचुलेशन को जारी रखती हो तो उस क्षेत्र यानी रिलाम में प्रवेश करोगी
जो मानव स्वरूप से परे है, और तुम वहां पहुंचोगी जिसे हम अब्स्ट्रैक्ट फ्लाइट यानी अमूर्त उड़ान कहते हैं। ये वास्तव में एक विशाल खाई के क्षेत्र रिलाम को पार करने के लिए बाध्य करता है, जिसको वर्णित नहीं किया जा सकता, क्योंकि मनुष्य के पास इसका कोई मापदंड नहीं है। तायशा के लिए अपने मानव स्वरूप यानी कि फॉल्स आइडेंटिटी को खोना खाई में कूदने से ज्यादा भयपूर्ण था। वो उससे पूछना चाहती थी कि प्रवेश द्वार मुझको दिखाई देगा, पर वो लगातार विस्तार से बता रही होती है कि मामले की सच्चाई ये है कि प्रवेश द्वार हर समय हमारे सामने ही है, लेकिन केवल वे ही इसको देख और उसकी उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं जिनके मन स्थिर है और हृदय शांत है। उसने कहा कि प्रवेश द्वार मेटाफोरिकल नहीं है, क्योंकि वो कभी साधारण दरवाजा वाली गुफा, चमकता हुआ प्रकाश और किसी रूप में भी आपके सामने आ सकता है। तभी एकदम क्लारा तायशा से पूछती है कि तुमने कभी लड़ते हुए मुर्गे की आंखों को देखा है? तायशा, नहीं, मैंने कभी लड़ते हुए मुर्गे की आंखों को नहीं देखा। क्लारा विस्तार से बताती है कि लड़ाई करने वाले मुर्गों की आंखों में वो नहीं दिखाई देता जो आम लोगों और जानवरों की आंखों में दिखाई देता है। ये आंखें करुणा, प्रेम, क्रोध, डर को दर्शाती हैं। लड़ाके मुर्गे की आंखों में इनमें से कुछ भी नहीं होता है, बल्कि जो ऐसे अंतर को दर्शाते हैं कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन लोगों की आंखों में भी वो पाया जाता है जो कि उस पार जाते हैं। वो बाहर संसार को देखने की बजाय वो अंदर की तरफ मुड़ जाते हैं और उसको भी देखते हैं जो अभी उपस्थित नहीं है। जो आंखें अंदर की तरफ देखती हैं वो स्थिर होती हैं और वो मानवीय चिंताओं और भय को नहीं, बल्कि अंदर की विशालता को दर्शाती हैं। तो इसी के साथ मास्टर्स, यस मैम, आप आइए। हाँ, तो ये चैप्टर हमारा खत्म हो रहा है, तो उससे पहले हम सम अप कर देते हैं। तो अब वो इंडिपेंडेंसी की बात बता रही हैं कि कैसे स्वतंत्रता का मतलब क्या है, एक वो बताती हैं। फिर वो बताती हैं कि हम टाइमलेस हैं, हम स्पेसलेस हैं। हम ये मानते हैं कि अच्छा, मैं जो भी काम कर रहा हूँ, मेरी जो जिंदगी निकल रही है, बस वो ही मैं हूँ। अब क्लारा यहाँ पर तायशा को ये समझाने की कोशिश करी कि तुम टाइम से परे हो, तुम्हें ये समझना है, क्योंकि वो अभी फिर से उसको दुख की जो चीजें हैं वो याद आ रही हैं। और क्लारा उसको समझाने की कोशिश करी कि जैसे मैं तुम्हें बता रही हूँ कि एक टाइम ऐसा आएगा कि जब तुम भी किसी और को एवेलर बनाओगी। तो उसमें वो स्वतंत्रता की कहानी बता रही है कि तुम एक इंडिपेंडेंट सोल के रूप में कैसे अपने आप की जिंदगी को अब आगे निकालोगी और किस प्रकार से तुम एबिलर बनोगी। तो मैं इसमें कुछ चीजें, जैसे मुर्गी का जो एग्जाम्पल दिया कि उनकी आंखों में क्या होता है, तो जब आपके पास एक संकल्प शक्ति आ जाती है, तो वो जो बाहर की दुनिया की आंखें देख रही होती हैं, वो बाहर की आंखों में जो देख रही होती हैं वो सब बदलने लगता है और अंदर की आंखें खुलने लगती हैं। और जब अंदर की आंखें खुलती हैं तो आप स्वतंत्रता को तब महसूस करते हो जब आपका हृदय शांत होता है। उन्होंने ये एग्जाम्पल दिया कि जब आपका हृदय शांत है, तब आप ये जो आपकी फीलिंग्स हैं, जो कॉन्शियसनेस है, जो यूनिवर्स तुम्हें बताना चाहता है, वो तुम तभी सुन सकती हो और तभी तुम इन सारी बातों को जान सकती हो। तो ओवरऑल बात सिंपल इतनी है कि अगर हम हर रोज ध्यान साधना करते हैं, हर रोज रिकैपिचुलेशन जैसी टेक्निक्स को करके अपने जीवन को बदलते हैं, जैसे उन्होंने फिल्टर का एग्जाम्पल दिया, तो जब हम इस तरह की टेक्निक्स को सुबह और शाम जब समय मिले, तो एक साधारण तरीके से संदेश सभी के लिए यही है कि हम ध्यान साधना के माध्यम से, स्वाध्याय के माध्यम से, और जो ये इतनी बड़ी बड़ी पुस्तकें, जो ऐसे ऐसे मास्टर्स, क्लारा जैसे, डॉन जुआन जैसे मास्टर्स
तयशा जैसे मास्टर्स ने हमारे पास इन किताबों को मोनिका के माध्यम से या हमारे मास्टर्स के माध्यम से इतना सरल कर दिया कि हर घर में हम उस ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं। स्पेसिफिकली क्लारा ने, जैसे कि पहले चैप्टर में कह रही थी कि ओके, तयशा पूछती है यू आर मिसेस क्लारा, उसने उसने बहुत गुस्से से कहा नो 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 आई एम ओनली क्लारा। तो मिसेस जो लगाया तो तयशा क्योंकि उस वक्त जानती नहीं थी, तो क्लारा ने कहा कि एक वुमेन की, एक महिला की या पुरुष की एक अपनी आइडेंटिटी है, उसको किसी के साथ चिपकाओ मत। लेकिन हम अपनी समाज की बुद्धि से उन चीजों को चिपकाते रहते हैं कि आई एम सो, आई एम डायरेक्टर, आई एम सो, आई एम वर्किंग, आई एम ऑथर, आई एम राइटर, सो एंड सो। लेकिन कहीं पे भी देखो, क्लारा ने या तयशा एबिलर ने ये डिस्कस नहीं किया। कितने ही मास्टर्स आके यहाँ पे अपनी किताबें लिख के चले गए, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने ये किया है, नहीं, मैं तो सिर्फ ब्रह्मांड के नियम तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हें उन ब्रह्मांड के नियमों को पालन करना है। हम कौन, हमारा तो कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, हम इंडिपेंडेंट तत्व की तरह इस पूरे ब्रह्मांड में काम कर रहे हैं। तो आने वाला जो हमारे चैप्टर्स होंगे वो बहुत इंटरेस्टिंग होंगे। और इसको कहते हुए थैंक यू सो मच मोनिका, यू आर सुपर, थैंक यू। नमस्ते।